Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My respected student, Assalamu alaikum again. Now we are in chapter number 4 and lecture number 2. कमर्शियल बैंक स्टार्ट हुआ है आपका. कमर्शियल बैंक ऐसे तमाम बैंक हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए अक्रॉस द कंट्री कायम होते हैं और ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इनका काम जो होता है कि वो बैंकिंग सेक्टर को आगे प्रमोट करना है और बैंकिंग सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाकर अपना प्रॉफिट भी जनरेट करना होता है. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सामने इनके एग्जांपल्स भी रखी और प्राइमरी फंक्शंस पर हम लोग बात कर रहे थे. आज हम जो है इस लेक्चर में सेकेंडरी फंक्शन पर आ गए. याद रखिएगा सेकेंडरी फंक्शन जो हैं वो एडवांस फंक्शंस हैं और फिर उसकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं. पहली कहलाती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और दूसरी कहलाती है एजेंसी सर्विसेज. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वो तमाम सर्विसेज हैं, वो तमाम खिदमात हैं जो सबके लिए क्या हैं अवेलेबल हैं बैंक की तरफ से, और एजेंसी जो सर्विसेज हैं वो मखसूस अंदाज में बैंक जो है एज एन एजेंट वर्कआउट करके जिनको ज़रूरत हो उन्हें को प्रोवाइड करता है. तो पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जनरल सतह पर, आम सतह पर बैंक क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है. सबसे पहले है जनाब ट्रेड इन्फॉर्मेशंस यानी तिजारती मालूमात. कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये बहुत बड़ा सेंटर होते हैं, बहुत बड़ा मरकज़ होते हैं कि आप इनसे मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेड इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट द थिंग्स, एक्सपोर्ट द कमोडिटीज़, एक्सपोर्ट द आर्टिकल्स, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट द थिंग्स, आप दरामदाद कर रहे हो या बरामदाद कर रहे हो, दोनों सेक्टर्स में ये आपकी हेल्प करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी. ज़ाहिर है आप कितनी भी अप्रोच कर लें इतने रिसोर्सेज आपके नहीं होंगे जितने एक एक्सपर्ट के होते हैं. ठीक है, किसी चीज़ से फेमिलियर होना एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ का एक्सपर्ट होना एक अलग चीज़ होती है. तो बैंकिंग एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको इस सतह पर बेहतरीन मालूमात प्रोवाइड करती हैं. इसी तरह से इशुएंस ऑफ एलसी, एलसी स्टैंड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट. ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा. इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसी कहते हैं और फुल फॉर्म इसकी क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एतबारी ख़त. माय डियर स्टूडेंट, एलसी जो है एक बहुत बड़ा करैक्टर है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए तिजारती अमल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. और ये कब ज़रूरत पड़ता है, जब एक इम्पोर्टर को माल इम्पोर्ट करना है और वो बाहर ऑर्डर भिजवाता है, लेकिन साथ ये कहता है मैं ये माल उधार परचेज़ करना चाहता हूँ, लेकिन बाहर वाला एक्सपोर्टर चूँकि आपसे फेमिलियर नहीं है, आपको नहीं जानता, लिहाजा वो चाहता है इस बात की क्या श्योरिटी कि आप मुझसे माल ख़रीदने के बाद मुझे पैसे भी वापस करोगे. लिहाजा आपको चाहिए होती एलसी और एलसी जारी करता है आपका कमर्शियल बैंक. तो आप क्या हैं, आप इम्पोर्टर हैं और आप ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक से, वो आपकी फेवर में एलसी जारी कर देगा और एलसी चली जाएगी फॉरेन कमर्शियल बैंक के पास जो कि अपने एक्सपोर्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि आपको अमाउंट या आपको ये लेटर जो है इसके अगेंस्ट माल को प्रोवाइड कर दिया जाए. तो इम्पोर्टर कमर्शियल बैंक से रुजू करेगा, यानी यासिर में इम्पोर्टर है अपने कमर्शियल बैंक से रुजू करेगा, वो मेरी फेवर में क्या जारी करेगा, एलसी, और ये चली जाएगी कहाँ पर, फॉरेन कमर्शियल बैंक में जहाँ एक्सपोर्टर का अकाउंट होगा. तो जनाब ये फॉरेन कमर्शियल बैंक इससे कह देगा कि हमने सर यासिर की जो है एलसी रिसीव कर ली, लिहाजा अब हमें कोई इशू नहीं है, आप इन्हें माल हमारे भरोसे पर सेल आउट कर सकते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मुझे माल उधार परचेज़ करना है तो मेरा कमर्शियल बैंक मुझे एलसी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा. तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि मुझे सिंपल अपने एतबार पर जो है क्या मिल गया, माल मिल गया और मैंने उसे बेचकर बाद में पेमेंट करना है. तो हम इसे क्या कहेंगे, इशुएंस ऑफ एलसी. तो इशुएंस ऑफ एलसी का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर को या अपने इम्पोर्टर को फेवर करते हैं, एलसी जारी करते हैं और वो फॉरेन कमर्शियल बैंक के पास चली जाती है और जो कि एक्सपोर्टर से रुजू करता है कि आप जनाब यासिर साहब जो माल ख़रीदना चाहते हैं उन्हें आप बेच सकते हैं, चूँकि वी हैव रिसीव्ड द एलसी फ्रॉम डोमेस्टिक बैंक. तो बैंक ज़ाहिर है बैंक पे एतबार करना आसान है. यासिर को ज़ाहिर हर बंदा नहीं जानता लेकिन बैंक को ज़रूर जानता होगा. अगले मरहले में दाखिल होते हैं एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ये लफ्ज़ भी लास्ट क्लास फर्स्ट ईयर में आपने सुना होगा, लेकिन डिटेल में इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे. फ़िलहाल सिर्फ एज एन हेडिंग ले लीजिए इसको. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा. बिल ऑफ एक्सचेंज और एलसी ये दोनों डॉक्यूमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेहतरीन और बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जो बड़े मामलात हल कर देते हैं. यहाँ इंपोर्टर जारी करवाता है
एलसी, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करवाता है एक्सपोर्टर। ये एक्सपोर्टर जारी करता है और इसकी हैसियत क्या होती है? एज अ क्रेडिटर। ये माल उधार बेचता है इंपोर्टर को और इंपोर्टर इससे रिक्वेस्ट करता है कि साहब मैं आपको रकम 3 माह के बाद अदा करूंगा, फिलहाल ये माल उधार खरीद रहा हूं। तो एक्सपोर्टर कहता है ठीक है, आई एम सेंडिंग यू द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ चला जाता है। एक्सपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज को इंपोर्टर के नाम जारी करता है अपने दस्तखत के साथ। अब ये कौन है? क्रेडिटर, और ये कौन है? डेबिटर है। यानी ये कारिज है, ये मकरूज है। इसने कर्ज दिया है, इसने कर्ज लिया है, इसने माल बेचा है, इसने माल खरीदा है। तो इस तरह इंपोर्टर के पास चला गया, इंपोर्टर ने उस पर एक्सेप्ट लिखा और रवाना कर दिया किसको? एक्सपोर्टर को, ताकि वो 3 माह के बाद इस पर क्लेम कर सके। तो जनाब इसने एक्सेप्टेड कर लिया। अब इसके पास आ जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज आने के बाद ये 3 माह इंतज़ार करेगा, लेकिन चूँकि बहुत फास्ट लाइफ है, इंसान को वक्त से पहले ज़रूरत पड़ सकती है पैसों के, लिहाजा एक्सपोर्टर के पास इसका ये हल है कि वो अपने कमर्शियल बैंक के पास जाए और कमर्शियल बैंक से रुजू करे कि जनाब आप मुझे इसके बदले अमाउंट दे दें। वो तो बाद में दे देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? उसको डिस्काउंट रेट पर आपसे परचेज़ कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का बिल है, ठीक है, जो इन्होंने पूरा 1 लाख आपको देना था। अब 3 माह से पहले अगर आप इसे कैश करवाते हैं तो हो सकता है बैंक आपके हाथ पे कितने पैसे रख दे? 95,000, और 5,000 रुपये बैंक अपने पास रखेगा। ये 95,000 आपको उसने दे दिया, ये डिस्काउंट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। 95,000 लेके आपका मसला हल हो गया, लेकिन आपको क्या है? 5,000 रुपये की कुर्बानी देनी पड़ी। ये 5,000 रुपये बाद में बैंक इससे रिसीव कर लेगा। अब ये साहब इनको पेमेंट करेंगे, किसको? कमर्शियल बैंक को। कितनी पेमेंट करेंगे? पूरा 1 लाख रुपया देंगे। अब जब पूरा 1 लाख आ जाएगा तो बैंक कितने पे कर चुका था? 95,000, लिहाजा बैंक को कितने बच जाएंगे? 5,000। एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में तीनों पार्टियों को बड़ा फ़ायदा हुआ। इन्हें जल्दी रकम मिल गई, इन्हें 3 माह का मुकम्मल टाइम मिल गया माल बेचकर रकम अदा करने का। बैंक को 3 माह के बाद 5,000 रुपये की आमदनी हो गई। तो ये एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का एलिमेंट है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर के नाम बिल ऑफ एक्सचेंज जारी किया। अब ये फ़र्ज़ करें अगर इंपोर्टर अपने पॉइंट पर मौजूद नहीं है तो ये काम इसका कमर्शियल बैंक भी कर सकता है कि वो इसकी जगह पर इसे क्या कर ले? रिसीव कर ले। तो इसलिए कहा जाता है कि कमर्शियल बैंक्स आर प्लेइंग वाइटल रोल in the development of commercial activities particularly towards importing goods and exporting goods। तो ये मेरा मकसद आपको समझाने का था कि दोनों बड़ी सेंसिटिव किस्म की हेडिंग है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। अगर ना भी आए तो अपनी क्वेरी को आगे रखिएगा, इंशाल्लाह मैं ब्रीफ करने की मज़ीद कोशिश करूँगा। अगले मरहले में दाखिल होते हैं, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स आप जानते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी जब कायम होती है तो वो शेयर्स बेचती है, आवाम वो शेयर ख़रीद के पैसा प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ का जो शेयर्स का जो बिज़नेस होता है या लेन देन होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक मरकज़ी मार्केट होती है जहाँ से आप स्टॉक को परचेज़ करते हो। स्टॉक मीन्स कंपनीज़ के शेयर्स। लिहाजा अब अगर आपके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं है कि वहाँ जाकर इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकें और आपके पास इनफ टाइम नहीं है, तो यही चीज़ आपको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर देगा। उन कंपनीज़ ने बैंकों को ये इख्तियारात दे रखे होते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर हमारे शेयर्स बेच सकते हैं। तो सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज इज टर्म्ड एज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। यानी अंडर राइटिंग इज़ अ राइट, underwriting is basically a right to sell the shares on behalf of the joint stock companies। वो कंपनियां जो शेयर्स बेचती हैं वो अपना राइट बेचने का किसको दे देती हैं? कमर्शियल बैंक को। अब आप अपने कोरंगी लांडी की ही ब्रांचों से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन सर्विसेज यानी वर्चुअल सर्विसेज, साइबर सर्विसेज, वेब सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज या इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज जो है ब्लेसिंग है आज के दौर में कमर्शियल बैंक्स की तरफ से। ये जो आज आप प्लास्टिक मनी की मूवमेंट देख रहे हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह, या तेज़ी से डाइवर्सिफाई होता हुआ बैंकिंग नेटवर्क, आपको फ़ौरन आपके अकाउंट से फेमिलियरिटी मिल जाती है, आपके फ़ंड्स कितने हैं, कौन सा चेक इन ट्रांजेंट है, कितना डिपॉजिट हो चुका है, कितना आज का विड्रॉल है, एवरीथिंग इज़ नाउ एक्सेसिबल एंड ऑन माई फिंगर टिप्स।
तो ये इतनी तेज़ी से बैंकिंग फैली है, ये सारी सर्विसेज आपको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है, ईजी वे टू इन्हेंस योर प्रोडक्टिविटी। फर्दर मोर द कमर्शियल बैंक नॉर्मली डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी, डील्स इन फॉरेन करेंसी मीन डॉलर को चेंज करवाना है पाकिस्तानी रुपए में, पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको डॉलर चाहिए, रियाल के बदले डॉलर चाहिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल नाउ। तो ये हमारे कमर्शियल बैंक बसा औकात फॉरेन मनी में भी क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक हेडिंग हमारे पास क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन अगर ना हो तो ये उधार आपको ना मिले, कर्जे आप तक पहुंचते हैं किसके बदले, क्रेडिट क्रिएशन के बदले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट मनी। ठीक है, हम याद रखिए हम कौन है, अकाउंट होल्डर हैं, हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक उसे रख के बैठता नहीं, अगर वो रख कर बैठ जाएगा तो उसने काम कर लिया। ठीक है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। तो कहा जाता है वो क्या करता है, वो उस रखे हुए पैसे को एक ख़ास प्रोसेस के तहत कर्ज़ों में तब्दील करता है। लिहाजा डिपॉजिट्स को कर्ज़ों में तब्दील किए जाने का नाम क्या है बताइए, क्रेडिट क्रिएशन। डिपॉजिट्स को कर्ज़ों में तब्दील करना क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। लेकिन होता कैसे है ये फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसे और ब्रीफ किया जाएगा। पासपोर्ट एंड वीज़ा सर्विसेज, इसके अलावा अपने अकाउंट होल्डर्स या जनरल पीपल के लिए एक और सर्विस भी आजकल इमर्ज हुई है कि अगर आपको बाहर जाना है, अब्रॉड मूव करना है, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल वगैरह बैंक आपकी हेल्प करता है और एम्बेसीज़ को पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त कर सकता है, वीज़ा सर्विसेज के लिए आपको आगे बढ़ के हेल्प किया जा सकता है। प्लस डील्स इन हज एप्लीकेशंस। हज एप्लीकेशंस में भी आपका बैंक जो है आपके साथ है, क्योंकि हर आदमी, हर शख्स इतना लाइक और इतना समझदार नहीं होता कि वो बैंकिंग या बैंक से मुतल्लिक डिफरेंट चीज़ें वो अपने पास नो हाउ रखता हो, और हज के हवाले से भी बाज़ औक़ात लोग डॉक्यूमेंटेशन में ही उलझ जाते हैं। लिहाजा कमर्शियल बैंक ने ये सर्विसेज भी अपने सर ली और इसके थोड़े बहुत चार्जेस भी वो आपसे चार्ज करता है। इस तरह आपको आसानी से ये काम होता हुआ नज़र आता है। ट्रांसफरेंस ऑफ मनी, एक ज़माना था रकूमात की मुंतकली एक बड़ा मेजर इशू हुआ करता था, एक डायलेमा हुआ करता था। नाउ अ डेज दिस इज़ वेरी सिंपल टू ट्रांसफ़र द मनी अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। आप कहीं भी रह रहे हो, किसी मुल्क में भी हों, ट्रांसफर्स ऑफ मनी अब कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहा। तो ये तमाम सर्विसेज, तमाम फंक्शंस किस में आ गए, सेकेंडरी में, और इसमें कौन सी कैटेगरी है, पब्लिक यूटिलिटी। अगले हम हिस्से में दाखिल हो जाएंगे एजेंसी फंक्शंस के अंदर। तो माय स्टूडेंट, इसको आपने लर्न करना है, पहले हेडिंग्स पर अबूर हासिल कीजिएगा, फिर इसकी फंक्शन को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।